हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के रसायन विषय के जो विगत हमारे 6 वर्षों में बोर्ड द्वारा परीक्षा हुए हैं, उस परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आते हैं जिसमें भिन्न प्रकार के सेट होते हैं, जिसमें ABC होते हैं, में भी प्रश्न पत्र में कई प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले। तो आज के इस वीडियो में हम 2 अंक वाले प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ये प्रश्न काफ़ी हैं। अगर ये आपका एक भाग में नहीं हुआ तो हम 2 भाग में लेकर आएंगे। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगर ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। चलिए, ये हमारा दिया हुआ है, मोलरता को परिभाषित कीजिए तथा सूत्र भी लिखिए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा, मोलरता की सबसे पहले परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो उसमें लिखा है किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय मोलों की संख्या होती है और इसका सूत्र m बराबर हमारा हो जाएगा n/v। v आयतन है, n क्या है? मोलों की संख्या है, विलेय मोलों की संख्या, ठीक है, ये हमारा। अब उसके पश्चात है हमारे पास, यदि विलेय का भार और उसका मोलार द्रव्यमान दिया हो तो उस स्थिति में हमारे पास ये जो मोलारता है उसका सूत्र आ जाएगा W/m, ठीक है। कितना आएगा? W वेट उसका बटा में m, जो उसका मोलार द्रव्यमान है, उसके पश्चात उसको बटा में कर लेंगे v, इसलिए ये इसका इस तरह से लिखाया है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा, छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण से समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है किंतु उसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की गतिज का पालन करती है। उदाहरण हमारा स्टाल का जल अपघटन, इसमें CH3CO C2H5 प्लस H2O का CH3COOH और C2H5OH, इस अभिक्रिया में जल की अधिकता के कारण केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करती है और ये जो रेट है, दर है कि, और ये सांद्रता CH3COO C2H5। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। PCl5 पाया जाता है पर NCl5 नहीं, क्यों? कारण लिखना है। कारण ये है कि फास्फोरस में 3D कक्षा उपलब्ध होती है जिसमें वह अपनी आवर्तक कक्षा का विस्तार कर 5 क्लोरीन परमाणुओं से संयोजन कर सकता है और PCl5 निर्माण करता है। वहीं नाइट्रोजन के पास D कक्षा नहीं होती, इसलिए वह केवल 4 ऑर्बिटल्स का उपयोग कर पाता है और अधिकतम NCl3 ही बना सकता है, अतः NCl5 नहीं बनता। स्पष्ट है बात? समझ में आ गया होगा? चलिए बढ़ते हैं अगले। तो प्रश्न हमारा अगला ये रहा, द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से प्रबल क्षारीय है, क्यों? कारण लिखना है। कारण यह है कि द्वितीयक एमीन के 2 एल्किल समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक हो जाता है, जिससे वह प्रोटॉन H+ ग्रहण करने में अधिक सक्षम होता है। इसलिए द्वितीयक अमीन
प्राथमिक अमीन की तुलना में अधिक क्षारीय होती है। आगे बढ़ते हैं। हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। जब प्राइमरी एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसका गंध है सरसों की तेल के जैसा होता है। इसलिए इसे हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर समीकरण है, जनरल समीकरण है ये, RNH2CH2 HgCl2 RNCS आइसोथायोसाइनेट HGS और 2HCl। यह अभिक्रिया प्राइमरी एमीन की पहचान करने के लिए प्रयोग की जाती है। बढ़ते हैं अगले के लिए। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है। 2.82 ग्राम ग्लूकोज, आणविक द्रव्यमान 180, 30 ग्राम जल में घुला हुआ है। ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो ये आएगा हमारा ग्लूकोज का मोल सबसे पहले निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो मात्रा है 2.82, इसको आपको भाग करना है किससे, 180 अर्थात उसके आणविक द्रव्यमान से, जिससे निकलेगा ये 0.01288 मोल। उसके पश्चात जल का अलग मोल निकालना है, क्योंकि मोल प्रभाव निकालना है, मतलब टोटल में हमारा ग्लूकोज का मोल कितना है हमको ढूंढना है। यहाँ पर देख लीजिए 30 ग्राम जल है हमारे पास, और इसका जो हमारा आणविक द्रव्यमान होगा H2O का, H2 2 एकम 2 प्लस कितना हो गया 16, जो कि आ जाएगा 18 हमारे पास। इसीलिए 18 से भाग करके 1.67 ले आए। अब हमारे पास ये जो मोल भिन्नांश या मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ग्लूकोज का निकालना है। तो ग्लूकोज का ऊपर रखिए 0.01288 डिवाइडेड बाई, दोनों को प्लस करिए 0.01288 प्लस, उसके बाद उसको भी जल वाले को, जल में घुला हुआ है तो टोटल में देखना है 1.67, और ये आ जाएगा 0.00767। स्पष्ट है बात कैसे निकला है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहाँ पर लिखा है निम्न अभिक्रिया के लिए कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ देख लीजिए घात में कितना लगा है 3/2, ठीक है। तो इसका जो घात 3/2 है, तो कोटि, अभिक्रिया की कोटि 3/2 हो जाएगी। दर नियतांक या वेग स्थिरांक की इकाई वो हमारा हो जाएगा लीटर की घात 1/2 मोल ऋण 1/2 समय की घात ऋण 1। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका उत्तर है गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हल्की, अक्रिय, सुरक्षित गैस है जो गहराई में नाइट्रोजन नशा से क्या करती है, बचाती है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। डाई एजोटीकरण को समीकरण से समझाइए। क्या होगा ये, इसका राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब, डाई एजोटीकरण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एरोमेटिक एमीन को डायजोनियम लवण में परिवर्तित किया जाता है। यह अभिक्रिया एनिलीन C6H5NH2 को नाइट्रस अम्ल HNO2 और एसिड HCl की उपस्थिति में किया जाता है। समीकरण कुछ इस प्रकार है, C6H5NH2 प्लस HNO2
प्लस HCl और जो देगा C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस 2H2O। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, में लिखा है एनिलीन का pKa मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, क्यों? कारण है एनिलीन का pKa मिथाइल एमीन से अधिक होने का कारण है क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आंशिक डीलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग में हो जाता है। इससे नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घट जाती है, जिससे वह प्रोटॉन ग्रहण करने में कम सक्षम होती है। इसी कारण एनिलीन मिथाइल एमीन की अपेक्षा कम क्षारीय होता है और चूंकि pKa और क्षारीयता में विपरीत संबंध होता है, इसलिए एनिलीन का pKa क्या हो जाता है? अधिक होता है। स्पष्ट है बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। यहाँ फिर से न्यूमेरिकल आ गया है। यहाँ पर दिया गया है आपको NaOH का द्रव्यमान 2.46, ठीक है, और उसका आणविक द्रव्यमान दिया है 40, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 40 दिया है। उसके बाद हमारे पास विलियन का जो आयतन है, ये देखिए लिखा है 100 सेंटीमीटर की घात 3 जल में क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन दिया है। जल में विलय किया गया इस विलयन की मोलरता निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मोल की गणना, मोल कितना होगा भाग करेंगे द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से और आणविक द्रव्यमान से, ठीक है। चलिए कितना आएगा 2.46 को इसीलिए भाग किए हैं 40 से, कितना उत्तर प्राप्त हुआ 0.0615 मोल। उसके पश्चात मोलरता कैसे निकालनी है? मोल की संख्या बटे आयतन, अगर आयतन के हिसाब से आयतन निकालना है, ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा n, ये आ गया 0.0615 डिवाइडेड बाई कितना है, यहाँ पर देखिए लीटर में निकालना है। अब ये 100 सेंटीमीटर की घात 3 इसको लीटर बनाएंगे तो इसको क्या करना है 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास अगर कोई एक पात्र है जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर क्या है जी ऊंचा है। स्पष्ट हो गया बात? 10 10 और 10 के में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी आएगा वो 1 लीटर आएगा, मतलब 10 गुणित 10 गुणित 10 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। लेकिन ये तो मात्र 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितना हो जाएगा 1 दशमलव घटेगा और 0.1 लीटर, इसीलिए बटा करेंगे किससे 0. इससे 1 से, और ये हमारे पास उपस्थित हो जाएगा 0.615। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि और दर ज्ञात कीजिए। तो ये जो अभिक्रिया है इसकी कोटि और दर ज्ञात करना है। तो इसका दी गई अभिक्रिया 2NH3 गैस 1130 केल्विन प्लेटिनम कैटेलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में N2 और H2 गैस देगा। यह अभिक्रिया उच्च दाब पर तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। यह शून्य क्रम की अभिक्रिया है और अभिक्रिया की जो कोटि होगी जीरो ऑर्डर, जीरो होगी, और जीरो वाले के लिए क्या रहेगा हमारा दर, वो है जाएगा के। क्लियर है? स्पष्ट है बात? चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। घात में जीरो लगेगा क्योंकि हमारी सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें घात लगाना होता है कोटि का, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। pH3 का क्वथनांक NH3 के क्वथनांक से कम होता है, क्यों? कारण बताना है। देखिए pH3 का क्वथनांक
NH3 से कम होता है, उसका कारण ये है कि NH3 अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो अणुओं के बीच मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल उत्पन्न करती है। जबकि जो PH3 है, वो फॉस्फीन, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि फास्फोरस की विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, और इस कारण NH3 का क्वथनांक अधिक और PH3 का क्वथनांक कम होता है। स्पष्ट है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब हमारा बोला है कार्बिलेमिन अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। क्या होगा? जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म CH3 और एल्कलाई KOH, ठीक है, क्षार हमारा, की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आइसो साइनाइड या कार्बिल एमीन बनता है, जिसकी गंध बहुत तीव्र और अप्रिय होती है। अब इसको सामान्य समीकरण में लिखेंगे तो RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, यह प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए एक परीक्षण के रूप में प्रयोग की जाती है। उदाहरण यहाँ पर R की जगह यहाँ पर C6H5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एनिलीन से एनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। स्पष्ट हो गया? चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। यहाँ पर लिखा है एथिल एमीन में जल में विलय है लेकिन एनिलीन नहीं, समझाइए क्यों? कारण ये है कि एथाइल एमीन जल में घुलनशील है क्योंकि यह एक छोटे आकार के एलिफेटिक एमाइन है जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जिसके कारण एथाइल एमीन जल में आसानी से घुल जाता है। लेकिन जो एनिलीन है जल में अघुलनशील है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक समूह है, और बेंजीन रिंग के कारण एनिलीन जल के साथ प्रभावी हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, इसलिए एनिलीन क्या होता है, जल में नहीं घुलता। एथाइल एमीन जल में घुलनशील है जबकि एनिलीन नहीं, क्योंकि एथाइल एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, परंतु जो एनिलीन है बेंजीन रिंग हाइड्रोजन बंध को रोकती है। ठीक है, ये इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर हो गया बात? ये 2 नंबर के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। दोनों का अलग अलग कारण दिया था। अब देखो ये फिर से आ गया आपका, क्या गया, न्यूमेरिकल 2.82 ग्लूकोज अभी देखे थे, लेकिन वहां पर कुछ और था। इस बार 30 ग्राम जल में घुला हुआ है। ठीक है, चलिए इसका मोललता निकालना है, लेकिन इस बार ठीक, चलिए मोललता क्या निकालने को बोला है? 2.82 ग्राम 180 दिया है। स्पष्ट हो गया बात? तो क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या 2.82 बट्टे कितना है टोटल उसका आणविक द्रव्यमान 180, बराबर में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी 0.01566 पिछले माह थी। इस बार जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 30 ग्राम। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास जल का द्रव्यमान, उस बार मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला था। ठीक है, मोल प्रभाज, अभी मोललता निकालनी है, समझ रहे बात को? मोललता निकालनी है तो या तो द्रव्यमान या तो आयतन से उसको क्या करना पड़ेगा, मोल की संख्या को क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया बात? अब मोल प्रभाज का मतलब है कुल कितने, जो टोटल विलय विलायक दोनों के मोल जितने हैं उसमें जिसका हमको मोल प्रभाज निकालना है उसकी संख्या को हम अनुपात में देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 1 किलोग्राम, जो ग्राम है उसको किलोग्राम में बदलिए क्योंकि द्रव्यमान किलोग्राम में रहेगा, लीटर और जो आयतन है वो किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। स्पष्ट है बात? चलिए घोल की मोललता निकालने का जो सूत्र है, मोल को बटे करेंगे आयतन से या फिर द्रव्यमान से। 1 किलोग्राम में है, द्रव्यमान से होगा, तो ये हमारा देख लीजिए कितना आ गया मोल, कितना मोल है, संख्या बताइए।
0.01566 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 30 ग्राम लिखा है लेकिन 30 से भाग नहीं किया गया, 0.03 से। कारण यह है कि इसका हमको किलोग्राम में चाहिए, तो 30 को हम 1000 से भाग किए, 0 से 0 कैंसल, ये 2 जीरो लगा हुआ है तो इसलिए 0.03 होगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका, निकाल लीजिए। आप चाहो तो इसमें 1 2 3, यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 2 5 लोग हैं, आप भी इसको 5 बना सकते हैं। फिर क्या होगा, भाग करने के बाद उसको 1000 से फिर ये करना पड़ेगा, इसीलिए दशमलव के बाद 3 संख्या है। 0.522 मोल पर केजी। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा हमारा अगला, फिर से आगे यहाँ पर CH3CO प्लस H2O, अणु संख्यता निकालनी है और अभिक्रिया की कोटि। चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया है, अणु संख्यता हो जाएगा 2, यहाँ पर अभिकारक हैं इसलिए इसकी अणु संख्यता 2 हो गई। अभिक्रिया की कोटि, एस्टर हाइड्रोलिसिस की तरह यह एसिड या बेस कैटेलाइज्ड होती है या एसिड कैटेलाइज्ड है, तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसकी दर केवल एस्टर की सांद्रता पर क्या होती है, निर्भर कर रही है। जल की सांद्रता स्थायी मानी जाती है और इसका जो अणु संख्यता है वही 2 है, और अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। अब देखो यहाँ पर पूछा है हेलोजन रंगीन होते हैं क्यों, कारण पूछ रहा है आपसे। तो कारण ये है कि हेलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि उनके अणुओं में विज्ञप्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयरिंग नहीं हो रहा था पूरा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्य को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप शेष प्रकाश रंग के रूप में दिखाई देते हैं। अवशोषित कर लिया, उसके बाद जो शेष बचा हुआ प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर वो रंगों के रूप में हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण हेलोजन रंगीन दिखाई देते हैं। हेलोजन अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण वे, ये इस तरह से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। हाफमैन, वहां पर मस्टर्ड ऑयल वाला था, अभी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए बोल रहा है। चलिए देखते हैं। लिखा है जब किसी एमाइड को ब्रोमीन और क्षार NaOH KOH के साथ गर्म किया जाता है तब एक कार्बन परमाणु कम वाली प्राथमिक एमीन बन जाती है। इसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो सामान्य समीकरण है RCO NH2 प्लस Br2 प्लस NaOH, R NH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2H2O। अब यहाँ पर ये एमाइड है और ये प्राथमिक एमीन जो बन रहा है उत्पाद हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एथेमाइड से क्या बना लिया, मिथाइल एमीन। यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पर सेम है, उसके जगह आर के जगह हमारा CH3, इधर भी आर के जगह क्या हो गया, CH3। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम एमाइड से एक कार्बन कम वाली प्राथमिक एमीन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। प्राथमिक एमीन और का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है क्यों, कारण बताना है। कारण ये है कि प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंधन का पाया जाता है जबकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण प्राथमिक एमीन के जो अणु के बीच जो आकर्षण बल है जिसको अंतराणुक बल कहते हैं,
जिससे उसका क्वथनांक तृतीयक एमीन की तुलना में अधिक होता है। इसलिए प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है, क्योंकि प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। ये आप अंत में एकदम शॉर्ट में 2 नंबर के लिए है, वो डिटेलाइजेशन है, और ये अंतिम में जो ब्रैकेट में लिखा है उतना ही लिखेंगे तो भी सही है। वो वही चीजों को संक्षिप्त में सारगर्भित रूप में अंतिम 2 लाइन में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल, उसका तुल्यांक भार दिया है 63 के 0.63 ग्राम 250 मिलीलीटर विलियन में घुले हैं। विलियन की नॉर्मलता, इस बार नॉर्मलता निकालनी है। क्लियर हो गया बात? चलिए क्या होगा इसका उत्तर, देखते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, नॉर्मलता का सूत्र लिखा है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मलता का क्या लिखा है, सूत्र लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, विलेय का भार गुणित 1000 बटे, ठीक है, के बाद हाँ देख लीजिए, तुल्यांक भार गुणित विलियन का आयतन। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर सूत्र में रखते हैं हम लोग, जो जो दिया है उसको दिया गया मान को रखते हैं। विलेय का भार, देखिए विलेय का भार जो हमारा कितना दिया गया है, विलेय का भार यहाँ पर, तुल्यांक भार अलग चीज है, ये उसका भार है कितना है, 0.63 ग्राम। स्पष्ट हो गया बात? चलिए तुल्यांक भार कितना दिया हुआ है, तुल्यांक भार है हमारे पास दिया है 63, ठीक है। उसके बाद विलियन का आयतन केवल सूत्र में रखना है, तीनों चीज दे दी गई है, ठीक है, हमने सूत्र में रखा और नॉर्मलता निकल गई 0.63 गुणित 1000, फिर बटे तुल्यांक भार कितना दिया हुआ है हमको 63 गुणित कितना दिया हुआ है आयतन, कितना है हमारा आयतन, मार देख लीजिए, ये मिलीलीटर में इसलिए 1000 ऊपर आया है, 250। क्लियर हो गया बात? चलिए कितना आएगा तो इसका 63 से 63 खत्म, 250 के एक 4 बार में जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 0.01 और ये आ जाएगा दोनों गुणा होकर 0.04। ठीक, स्पष्ट हो गई बात, समझ में आ गया? चलिए तो हमारा ये आज का इस वीडियो में हमारे पास, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन लगा हुआ है। तो ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगला देख लीजिए, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। मतलब ये एक तरह से न्यूमेरिकली है, सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या लिखा है यहाँ पर, जरा देख लो। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर का समीकरण क्या है, देख लो, के सांद्रण आर, आर नॉट माइनस क्या हो जाएगा आर, बटे में कितना हो जाएगा टी। क्लियर हो गया बात? चलिए यहाँ पर दिया है के दर स्थिरांक है, प्रारंभिक सांद्रता है आर नॉट, ठीक है, और आर क्या है, अंतिम समय पर सांद्रता, प्लस सांद्रता में जो परिवर्तन आया बटे समय के साथ। स्पष्ट हो गया बात? चलिए अर्धायु काल की परिभाषा, अर्धायु काल टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वह समय है जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता के आधे तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा अंतिम आर है वो प्रारंभिक आर नॉट उसका आधा हो जाए रहता है। क्लियर हो गया? तो रख दीजिए यहाँ पर सूत्र में, ये वाले में आर के जगह में आर नॉट बटे 2 रखेंगे तो के बराबर हो जाएगा आर ना, आर रहेगा नॉट माइनस
जो अंतिम हमारा है पहले जितना था उसका आधा हो गया है, बटे में आप क्या रखेंगे, अर्धायु काल, इसलिए टी के जगह टी हाफ लिखाएगा। स्पष्ट हो गया। अब ये ऊपर जाएगा, के नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखो आर नॉट पूरा है और आर नॉट आधा है, तो पूरा में आधा घटाएंगे तो ये आ जाएगा आर नॉट बटे 2 और टी नीचे में, सॉरी ये जो टी हाफ ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको इधर लिख देता हूं मैं अलग लाइन में, क्योंकि हमारा के नीचे आने वाला है, हमको अर्धायु काल के समानुपाती है ये हमको समझाना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा मेरे पास आर नॉट बटे 2 बराबर के साथ गुणा हो जाएगा टी हाफ का। के तो नियतांक है तो भी इधर गुणा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से जब आप लेंगे अंतिम में तो आर नॉट बराबर हो जाएगा 2 के और टी हाफ, ये दोनों 2 के हमारे पास नियतांक है। और इस तरह से अगर कोई नियतांक में रहे तो हम बोल सकते हैं कि जो आर नॉट है अनुक्रमानुपाती है किसके, टी 1/2 के। स्पष्ट हो गया बात? ठीक, क्लियर है ना? यहाँ पर क्या लिखा है, अर्धायु काल। चलिए हाँ इधर से देख सकते हैं बटे में 2, अगर मतलब कुल मिला के अगर किसी राशि को निश्चित किया जाए और दो लोगों के बीच में संबंध दर्शाना है, समझ रहे बात को, तो वो नियत रहेगा और अनुक्रमानुपाती में आएगा, मतलब उसी में रहेगा। व्युत्क्रमानुपाती अर्थात नीचे में चला जाएगा वो। ठीक, क्लियर हो गया बात? तो चलिए इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर इस वीडियो में इतने प्रश्न कर लिए हैं। शेष प्रश्नों को हम अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि समय को देख रहे हैं, है ना, समय के अनुसार हमको ये करना है। काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसको आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।